हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने कंप्यूटर के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। रैम कैन बी ट्रीटेड एज फॉर द कंप्यूटर्स प्रोसेसर। यहाँ पे बात करिए, जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसको हम किस तरह से ट्रीट करते हैं जब हम कंप्यूटर के प्रोसेसर के एस्पेक्ट से देखते हैं। फैक्ट्री, वेटिंग रूम, ऑपरेटिंग रूम या फिर प्लानिंग रूम। तो इसको हम क्या कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ वेटिंग रूम। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके इसके अलावा हम रैम के इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। अगर हम रैम की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्ट से देखें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें इसकी, तो जो हमारा रैम था, इसको ओल्ड नेम से हम क्या बोलते थे, डी रैम बोलते थे। जब ये स्टार्टिंग में बना था, किस पर्सन ने बनाया था इसको इसको बनाया था डॉक्टर रॉबर्ट डेनर्ड करके एक पर्सन था। इन्होंने क्या किया था, इसको बनाया था। और बात के कब बनाया था, ये बनाया था इन्होंने 1968 में। ये बना था 1968 में। और बोनले की कौन से लेबोरेटरी में बनाया था इन्होंने, तो ये आईबीएम की एक रिसर्च सेंटर था, वहां पे बनाया था। आईबीएम का रिसर्च सेंटर, उसका नाम था थॉमस जे वॉटसन रिसर्च सेंटर। यहाँ पे क्या हुआ था, जो हमारी फर्स्ट रैम या फिर इसको इसका जो पुराना नाम है डी रैम, वहां पे ये बनी थी रैम हमारी। इसके अलावा जो हमारे इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट्स आते हैं, कि जो हमारी फर्स्ट कमर्शियल डी रैम थी, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जो हमारे पास फर्स्ट कमर्शियल हमारे पास फर्स्ट कमर्शियल डी रैम थी, वो कब आई थी, वो आई थी हमारी 1970 में। और इसका क्या नाम था, इंटेल की थी ये। इंटेल की थी 1103। ठीक है, ये हमारी क्या थी, फर्स्ट कमर्शियल डी रैम थी। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं कि रैम में एक और फर्दर टाइप होती है हमारी, इसको बोलते हैं हम एस रैम। ठीक है, जब हम रैम की क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया हमारा रैम, इसको आगे क्लासिफाई करते हैं। एक एस रैम आता है और एक आता है हमारा डी रैम। ठीक है, एस रैम जो एस रैम है, इसका इन्वेंटर कौन था, इसका इन्वेंटर था जॉन स्केमिथ करके एक पर्सन थे। इन्होंने किया था 1964 में इसको डेवलप। और डी रैम को किसने किया था, अभी हमने पढ़ा, रॉबर्ट डेनर्ड ने। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारी रैम है, ये एज अ सॉलिड स्टेट मेमोरी किसने इन्वेंट करी थी, तो तब भी आंसर किसका आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट मेमोरी। ठीक है, रैम को एज अ सॉलिड स्टेट मेमोरी किसने डेवलप किया था, तो अब भी किसका नाम आता है, रॉबर्ट डेनर्ड का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें डी रैम की, तो डी रैम को आगे हम किन किन पार्ट्स में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें डी रैम किस किस से मिलकर बना होता है, तो हमारे पास डी रैम होती है, इसमें क्या होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं प्लस कैपेसिटर्स होते हैं। इनसे ये मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें रैम की, मेन काम क्या है रैम का, ये क्या करता है, टेम्परेरी डाटा होल्ड करता है। ठीक है, डाटा हो गया चाहे इंस्ट्रक्शंस हो गया, इन सभी को होल्ड करने का टेम्परेरी काम कौन करता है, हमारा रैम करता है। और तभी इसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। अब वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या है, जब तक हम इस मेमोरी में पावर सप्लाई देते रहेंगे, तब तक जो भी इसके अंदर डाटा होगा वो उसी के अंदर रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ होगी, वो डाटा भी क्या होगा, साथ ही साथ इरेज हो जाएगा। तो इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं वोलेटाइल। इसके अलावा हम डी रैम के अदर क्लासिफिकेशन देख रहे थे, तो डी रैम में हमने देख लिया किस चीज़ से मिलकर बनी थी, ट्रांजिस्टर और हमारी कैपेसिटर। अगर हम डी रैम को देखें, तो जो हमारी डी रैम है, आगे फर्दर उन्होंने क्लासिफाई करी है, जैसे डी डी आर। ठीक है, डी डी आर, एस डी रैम। इसके अलावा हमारे पास डी डी आर में फर्दर आ गया डी डी आर एस डी रैम। हमारे पास सेकंड वर्जन इसका डी डी आर, थर्ड वर्जन एस डी रैम का, और डी डी आर जो भी लेटेस्ट चला है, फोर्थ वर्जन हमारा एस डी रैम का। अब की बार पूछ लेते हैं कि कब कब बना है। तो ये बना था, जो हमारा सबसे पहले जो एस डी रैम बना है, अगर हम सिंपल एस डी रैम की बात करें,
तो एस डी रैम को किसने बनाया था? सैमसंग कंपनी ने बनाया था, ये याद रखना। अगर सिंपल बात करें, स्टार्टिंग में किसने बनाया था? डी रैम या फिर रैम की बात करें तब बनाया था उसको आईबीएम ने। पर हम एस डी रैम की बात करें तो ये बनाई थी हमारी सैमसंग ने। ठीक है, और एस को क्या बोलते हैं यहाँ पे? सिंक्रोनस रैम बोलते हैं इसको। सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम मेमोरी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एस डी रैम को। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास DDR जो आई थी, ये वाली SDR1, जो इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये कब आई थी? हमारी 1996 को। इसके अलावा जो हमारी DDR2 SDRAM, ये हमारी 2003 को लॉन्च हुई थी। DDR का जो वर्जन 3 था, ये हमारा 2007 को लॉन्च हुआ था। और वैसे ही DDR4 जो भी लेटेस्ट हम यूज करते हैं, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, 2014 में ये लॉन्च हुई थी। तो ये हमारे सारे क्या है, DDR के रिगार्डिंग या फिर हमारे जो भी रैम के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं हमारे पास। जैसे हमने पढ़ा कि एक हमारे पास क्या होता है, एस रैम होती है, और एक हमारे पास क्या होती है, डी रैम होती है। एक एक बार ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इन दोनों में से सबसे पावरफुल कौन है? तो जो हमारी स्टैटिक रैम होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है एज कम्पेयर टू हमारी डायनेमिक रैम से। तो ये हमारा एक नंबर यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया। इसके अलावा जैसे हम कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी ऐसी मेमोरी है जो रीड राइट दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म करती है? ये भी क्वेश्चन आया था। रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली मेमोरी कौन होती है? हमारी रैम होती है। इसके अलावा पूछ लेते हैं कि रैम जो है वो किस टाइप की मेमोरी में आती है? जो हमारी रैम होती है ये कौन सी टाइप की मेमोरी में आती है? प्राइमरी मेमोरी में। एग्जामिनर ऐसा देता है कि इनमें से बताओ कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। तो प्राइमरी मेमोरी को फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, एक तो रैम में और एक करते हैं हम रोम में। तो ये हमारी टू टाइप्स की क्या है? हमारी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट हमारे फैक्ट्स हैं, इनको याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। यहाँ पे बात किया है, चाहे तुम किसी डाटा को बेसिकली मूव करने का काम करते हैं। मतलब मुझे मान लो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कोई डाटा मूव करना है या फिर उसको कॉपी करना है। ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर किसी कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर। अब यहाँ से जो डाटा जा रहा है तो ये एज अ कम्युनिकेशन चैनल काम कर रहा है। ठीक है, दो पर्सन्स को कम्युनिकेट करवाने का काम कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं, फर्स्ट लिखा है फाइल मॉडिफिकेशन, सेकंड लिखा है फाइल इंक्रिप्शन, थर्ड लिखा है फाइल ट्रांसफर, फोर्थ लिखा है फाइल कॉपिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फाइल को ट्रांसफर करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंप्यूटर, मान लो ये लैपटॉप हमारा 1 है और ये लैपटॉप हमारा 2 है। इन दोनों को हमने किसी कॉमन वाईफाई से कनेक्ट करके जो भी लैपटॉप 1 का इंपॉर्टेंट डाटा था वो लैपटॉप 2 में शेयर कर दिया। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाईफाई। तो यहाँ पे वाईफाई क्या काम कर रहा है? एक कॉमन चैनल का काम कर रहा है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फाइल ट्रांसफरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हमारा? थर्ड राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द fill in the blank is to set up the hardware and load and start an operating system। यहाँ पे बोला है कि प्राइमरी फंक्शन मतलब किस चीज का होता है कि जो सेट करता है हार्डवेयर को और साथ ही साथ क्या करता है? लोड करता है स्टार्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को। क्या हमें पता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा होता है हमारे पास? हार्ड डिस्क में या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव में, एसएसडी में क्या पड़ी होती है हमारी? ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले हमें पता है सारा का सारा काम कहाँ होता है? हमारी रैम के ऊपर होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के ऊपर होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले लोड करना पड़ेगा हमें हमारी रैम के ऊपर। तो ये लोडिंग का काम कौन करने, लोडिंग जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम ये कौन करता है? इसके साथ डील कौन करता है? हमारा बायोस डील करता है। और साथ ही साथ जितने भी हमारे हार्डवेयर की चेक्स होते हैं कि हार्डवेयर में कोई फेलियर तो नहीं है, ये सारे काम कौन चेक करता है? हमारे बायोस चेक करता है। ठीक है, इसके अलावा बायोस की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हमारा? फर्स्ट ही राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास। fill in the blank is computer software designed to operate the computer hardware and to provide platform for running application software। यहाँ पे बात करी है कि ऐसा एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो डिजाइन हमने किया है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो फर्दर कोई और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको भी उसके ऊपर रन करवा सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या आगे?
जैसे हम बात कर लेते हैं एंड फोन्स में बात करते हैं, मोबाइल फोन्स में बात कर लेते हैं, तो जैसे हमारा एंड्रॉयड आ गया। ठीक है, एंड्रॉयड भी एक क्या हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके अलावा iOS आ गया हमारा एप्पल का। ठीक है, अगर हम वही बात अगर हम अगर कंप्यूटर की फॉर्म में बात करें इसी चीज़ को, ठीक है, तो कंप्यूटर में आ गया हमारे पास जैसे विंडोज़ आ गई। ठीक है, विंडोज़ के जितने वर्जन है, विंडोज 7 8 9 10 11, ठीक है, लेटेस्ट कौन सा चला है हमारा, विंडो 11 हमारा लेटेस्ट है। तो ये सारी की सारी क्या है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इनके ऊपर हम एप्लीकेशन रन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर आप नॉर्मली व्हाट्सएप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सएप की एक एप्लीकेशन जो किसके ऊपर रन होती है, हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, एंड्रॉयड के ऊपर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है, हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द फिल इन द ब्लैंक इज द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम द स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको इसी इसी चीज को वही टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, जैसे हम किसी भी डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं एक स्टोरेज मीडियम से दूसरे स्टोरेज मीडियम में, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट दे रखा है डाटा ट्रांसफर रेट, सेकंड दे रखा है हमारे पास डाटा डिजिटाइजिंग रेट, थर्ड देखा है डाटा माइग्रेशन रेट, फोर्थ दे रखा है डाटा एक्सेस रेट। तो इसको हमने पहले ही पढ़ा था, इसको हम क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसफर रेट, क्योंकि हम डाटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, मेन तो वही काम है यहाँ पे, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, डाटा ट्रांसफर रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ डिवाइस विच इज नॉट कनेक्टेड टू सीपीयू इज कॉल्ड। यहाँ पे बात की है कि एक ऐसा डिवाइस है जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, उस टाइम पे कनेक्टेड नहीं है, तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, एक इसके अलावा हमारे पास आते हैं ऑनलाइन डिवाइसेस, है ना। ऑनलाइन डिवाइसेस कौन से होते हैं, जो अभी जितने भी डिवाइसेस हैं जो करंटली एक्टिव हैं, ठीक है, हम बोलते हैं जितने भी हमारे पास डिवाइसेस हैं जो कि हमारे पास करंटली एक्टिव हैं। ठीक है, एक्टिव इन द सेंस मतलब वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके साथ, कम्युनिकेट कर रहे हैं किसके साथ, डायरेक्टली विद द सीपीयू। ठीक है, जो हमारा सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट है उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन डिवाइसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन डिवाइसेस। ऑनलाइन डिवाइसेस के एग्जांपल कौन कौन से आ गए, जैसे हमारा आ गया कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं। इसके अलावा हमारा माउस आ गया। इसके अलावा जो हमारे पास कोई भी हमारे पास हार्ड ड्राइव आएगी, जैसे मुझे कोई डाटा लेना है, वो करना है, वो सारा का सारा। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस क्या होते हैं हमारे पास, एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सीपीयू के साथ। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस क्या होते हैं, हमारे ऑनलाइन डिवाइसेस। ठीक है, अगर ऑफलाइन डिवाइसेस का एग्जांपल देखना हो तो मान लो मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया है अपने सिस्टम के साथ, पर वो अभी पावर ऑफ है, प्रिंटर मेरा पावर ऑफ है। तो इस टाइम पे प्रिंटर क्या काम कर रहा है, हमारा ऑफलाइन डिवाइसेस का काम कर रहा है, कि वो उसके साथ हार्डवेयर के थ्रू तो कनेक्ट है, पर वो सीपीयू के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अभी हमारा पावर ऑफ है। तो ये हमारा क्या है, ऑफलाइन डिवाइसेस, या फिर सिंपली हम बोलें कि जो कनेक्टेड नहीं है हमारे सीपीयू के साथ। तो ये होते हैं हमारे ऑफलाइन डिवाइसेस। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप। तो यहाँ बात की है कि प्रोग्राम चिप का दूसरा नाम क्या होता है, रैम, एल एस आई सी, रोम या पी रोम। तो प्रोग्राम चिप को हम क्या बोलते हैं, एल एस आई सी। अब एल एस आई सी हमने पहले भी देखा था, इसको हम क्या बोलते हैं, हमने उस टाइम पे इसको पढ़ा था एल एस आई। ठीक है, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको, है ना। अगर हम इन सभी के जो फर्दर आईसीस की जो क्लासिफिकेशन है उनको देख लें एक बार, तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एसएसआई पढ़ा था। एसएसआई को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, शॉर्ट में लेता हूँ स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या था, इसमें जो कंपोनेंट लगे थे, या फिर हम सिंपली बात करें ट्रांजिस्टर लगे थे, है ना, इसमें जो ट्रांजिस्टर थे, ठीक है, इसमें जो भी ट्रांजिस्टर थे वो क्या थे, हमारे पास 100 से कम थे, लेस देन हमारे 100 थे। इसके अलावा जो हमारे पास सेकंड आ गया, एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब जो इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह लगे थे, ठीक है, जो इसके ट्रांजिस्टर लगे थे वो कितने थे, 500 से कम थे। ठीक है, 500 से कम क्या थे, इसमें जो ट्रांजिस्टर या फिर बेसिकली हम कंपोनेंट बोल लेते हैं, तो वो 500 से कम रहा करते थे। ठीक है, और कई बार ये एग्जामिनर पूछ लेता है कि जो हमारा एलएसआई और ये है, ये कौन सी जनरेशन को बिलोंग करते थे दोनों, एसएसआई और एमएसआई, ये हमारी थर्ड जनरेशन को बिलोंग करते थे। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हमने एमएसआई के बाद पढ़ा था एलएसआई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज
स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या था कि जो इसमें जो कंपोनेंट लगे थे वो लगे थे हमारे 500 से लेकर हमारे 3 लाख के बीच में। ठीक है, 500 से लेकर 3 लाख के बीच में हमारे क्या थे, एलएसआई में कंपोनेंट लगे थे। इसके बाद फर्दर कौन आया था, वीएलएसआई आया था। इसको हमने क्या बोला था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एलएसआई शॉर्ट में लिख देता हूँ, वी स्टैंड फॉर वेरी। अब इसमें जो कंपोनेंट लगे थे बेसिकली या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह लगे थे, वो कितने लगे थे हमारे पास, 3,000 से मतलब 3 लाख से ज्यादा। ठीक है, मोर देन हम बोल सकते हैं, 3 लाख से ज्यादा लगे थे इसमें। ठीक है, इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी चल रहा है उसको हम बोलते हैं यूएलएसआई। इसको बोलते हैं हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब इसमें जो कंपोनेंट वगैरह यूज किए हैं वो क्या है, अब हमारे 15 लाख से अब कंपोनेंट यहाँ पे यूज किए गए हैं एक चिप के ऊपर। ठीक है, और ये पूछ लेते हैं कि हमारा एलएसआई और वीएलएसआई ये कौन सी जनरेशन को मेनली बिलोंग करते हैं, तो ये हमारी 4th जनरेशन को बिलोंग करते हैं। और जो हमारा यूएलएसआई है ये हमारी 5th जनरेशन में कंप्यूटर में ये बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये हमारी क्या है, फर्दर पूरी की पूरी प्रोग्राम चिप की क्लासिफिकेशन है। और ये सारी की सारी एग्जाम पूछी गई है तो इनको नोट कर लेना। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन। ठीक है, ऑनलाइन रियल सिस्टम जो हमारे, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी जैसे हमारा एटीएम आ गया, एटीएम भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम का। ठीक है, जिस जिस टाइम पे हमें उसको यूज करना है उस टाइम पे वो हमारा अवेलेबल होता है। तो ये कौन सी जनरेशन में पॉपुलर हो गया था, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 1st जनरेशन या फिर हमारा 4th जनरेशन। तो यार ना, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम था ये हमारी 3rd जनरेशन में पॉपुलर हो गए थे। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। ठीक है, अब दो तरीके के हमारे पास एक मतलब मैकेनिज्म होते हैं जिसकी हेल्प से हम डाटा के ऊपर जंप कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक मेमोरी है यहाँ पे। ठीक है, अब मेमोरी को मैं फर्दर क्लासिफाई कर देता हूँ। एक मेरी मेमोरी है मैग्नेटिक टेप, एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मैग्नेटिक टेप है एक हमारे पास, और दूसरी मान लेता हूँ मेरे पास पड़ी है रैम। अब इन दोनों में जब मुझे मेमोरी डाटा एक्सेस करना होगा तो मेरे पास क्या तरीके हैं। अब मैग्नेटिक टेप जब पुराने हमने देखे होंगे, पुरानी डिस्क जो होती थी, अब उसमें एक रील डलती थी और वो रील क्या करती थी, मतलब एक ही साइड से वो क्या करती थी, रोल होती थी। तो उस तरीके की जितनी भी हमारी मेमोरी एक्सेस होती है उनको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस। अब सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लो कि मेरे पास 1 से लेके 100 तक कुछ डाटा पड़ा है, तो सबसे पहले सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, मान लो मुझे 50 नंबर का डाटा चाहिए, तो सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, सबसे पहले वो 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ऐसे करके वो लास्ट में 50 पे जाएगा। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस में उसको एक्सेस करना किसी मेमोरी को। अब यहाँ पे बात करिए कि किसी मेमोरी पे हम डायरेक्टली जंप कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब डायरेक्ट मेमोरी में क्या होगा, वो सीधा का सीधा 50 के ऊपर ही जंप कर देगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस की, तो इसमें क्या होगा, वो डायरेक्टली जो हमारी 50 लोकेशन है इसी के ऊपर वो डायरेक्टली जंप कर जाएगा। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस। तो ये यहाँ पे वही पूछा है कि ऐसी कौन सी एबिलिटी है डिवाइस की जिसकी हेल्प से वो जंप कर लेता है डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। फॉर एग्जांपल मैंने ये 50 ले लिया, अब 50 में मैं डायरेक्टली जंप कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस या फिर रैंडम एक्सेस। ठीक है, कि रैंडमली मैं इस मेमोरी यहाँ से 1 से लेके 100 तक मैं मेरे पास डाटा पड़ा था, पर मैं रैंडमली 50 के ऊपर जंप कर रहा हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज दैट अलो टू और मोर टास्क, जॉब्स और प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। यहाँ पे बात की है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विसेज हैं जो अलाउ करती हैं एक, दो या दो से ज्यादा टास्क को या फिर काम को या फिर प्रोग्राम्स को, जिसकी हेल्प से वो साथ ही साथ वो वर्क करते हैं। तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, मल्टीटास्किंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन हमारा बी हमारा आएगा यहाँ पे राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आ गया, रैम इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, अब हमने पहले भी देखा था कि रैम हम किसके एग्जांपल में लिखते हैं, ये हमारी मेनली प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल में आता है। क्योंकि हमने देखा था पहले हमारी प्राइमरी मेमोरी थी, इसका हमने फर्दर क्लासिफाई किया था रैम और रोम में। तो ये हमारा किसकी
टाइप में आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी में। फिर नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ। अब यहाँ पे बात की है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है हमारी, एक एग्जांपल आता है कि अगर पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क किस तरीके की मेमोरी है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, तो ये हमारी क्या होती है, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, अब नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है कि परमानेंट मेमोरी है, वो हमारी परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, जो भी इसके अंदर डाटा हमने लिख दिया वो तब तक वहां पे रहेगा जब तक उसको हम अपनी मर्जी से उसको बाद में डिलीट ना करें। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा कि जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है वो किस तरीके की मेमोरी में आती है, सेकेंडरी में, प्राइमरी में, मेन मेमोरी में, या फिर दोनों में। तो याद रखना ये किस में आती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में और कौन सी आती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी, सॉलिड स्टेट ड्राइव की बार इनकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, इनकी हमारे पास फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो ये भी हमारी किसके अंदर आती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। इसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क आ गई, मैग्नेटिक टेप आ गई, ये सारी की सारी हमारी किसमें आती है, हमारी सेकेंडरी मेमोरीज में। फिर नेक्स्ट आ गया रैम इज ऑल्सो कैल्ड। अब यहाँ पे हमने रैम का पहले भी देख लिया, रैम को हम क्या बोलते हैं, रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ही यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट होगा। फिर नेक्स्ट आ गया फिल इन द ब्लैंक, स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन टेम्परेरी एंड पास इट ऑन एज डायरेक्टेड बाय द कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे बात करिए कि ऐसी कौन सी मतलब मेमोरी है जिसमें डाटा क्या होती है, टेम्परेरी स्टोर होता है, और वो डायरेक्टली कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा। एड्रेस बोलते हैं उसको, रोम बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं, फिर रैम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा, कि रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है जो क्या करती है, डायरेक्टली सीपीयू के साथ डील करती है, जो टेम्परेरी थोड़े टाइम के लिए डाटा को होल्ड करने का काम करती है अपने अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा 84 का थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो ऑप्शन में दे रखा होता है रजिस्टर, फिर दे रखा होता है कैश, फिर दे रखा होता है रैम, और फिर दे रखा होता है हमारे पास हार्ड डिस्क। ये सबसे फास्टेस्ट कौन सी होती है हमारे पास, रजिस्टर। उससे ज़्यादा फास्ट कौन सा होता है, हमारी कैश। उससे उसके बाद कौन सी, तो नंबर वन पे ये आ गया, नंबर टू पे हमारे पास फास्ट ये होती है, नंबर थर्ड पे ये होती है, और नंबर फोर्थ हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह। ठीक है, अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें। और अगर मेमोरी के अकॉर्डिंग देखें कि सबसे ज़्यादा मेमोरी किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा मेमोरी हार्ड डिस्क की होती है, दूसरे पे हमारे पास रैम वगैरह की, थर्ड पे होती है हमारे पास कैश की, और फोर्थ होती है हमारे पास रजिस्टर की। सबसे कम मेमोरी होती है रजिस्टर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसके पास होती है और सबसे कम रजिस्टर्स के पास होती है। पर अगर हम स्पीड की बात करें तो रजिस्टर की स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारी हार्ड डिस्क से। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ फिल इन द ब्लैंक इज एन एडिशनल सेट ऑफ कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्लेज आफ्टर यू मेक अ सेक्शन सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेनू। तो यहाँ पे बोला है कि एडिशनल जो सेट ऑफ कमांड थे वो हमें डिस्प्ले हो जाती हैं जब हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं मेन मेनू से। उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन मेनू बोलते हैं, सब मेनू बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, फिर ऑल ऑफ अबव बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने किसी चीज़ को सेलेक्ट किया, एमएस ऑफिस की बात कर लेते हैं, एमएस वर्ड में मैंने किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद एक हमारे पास ऑप्शन आता है, एक बॉक्स सा खुलता है, तो इसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो इस ये क्या करता है, हमें सेट ऑफ एडिशनल कमांड्स हमें प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट आ गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट। बोला है कि ये सारे में से मैक्सिमम क्या है हमारे पास, रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क हैं, पर एक इनमें से नहीं है, हैकर, स्पैम, वायरसेस, या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, स्पैम को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास जैसे ईमेल वगैरह में जो एसएमएस आते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं, ठीक है, उनको उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं। ठीक है, वो हमारे सिक्योरिटी के साथ रिस्क नहीं होते हैं, पर बाकी सारे हैकर्स भी हमारा डाटा को एक्सेस करने का काम करते हैं, वायरसेस भी हमारे सिस्टम को करप्ट करने का काम करते हैं। और आइडेंटिटी थेफ्ट में भी क्या होता है कि कोई पर्सन मेरी आइडेंटिटी यूज करके, ठीक है, किसी दूसरे पर्सन से कुछ भी चीज़ इलीगल काम करवाए या फिर कुछ भी करे, ठीक है, तो वो भी आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, मेरे डाटा यूज करके उसको पब्लिक कर दे, ये कर दे, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा है जो मेजर डाटा प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे नोट लिखा है किसका, कंप्यूटर का।
गैदरिंग डाटा, प्रोसेसिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, स्टोरिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग द डाटा और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे गैदरिंग करने का काम भी करता है, प्रोसेस करने का काम भी करता है हमारा कंप्यूटर। ही हमें पता है कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस कौन करता है, हमारा कंप्यूटर करता है, या फिर सीपीयू ऑप्शन में दे रखा हो तो सीपीयू बोल देते हैं हम। फिर थर्ड देखा है स्टोरिंग द डाटा, स्टोर भी करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को, पर एनालाइज करने का काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या गलत आंसर है, यहाँ पे नोट, ये हमारा सीपीयू का काम नहीं होता है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।